Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the current affairs. So as we have discussed in yesterday's class also, that we will be having two classes in 1 week related with GK and current affairs. One will be on Tuesday 7 p.m. The other will be on Wednesday 7 p.m. Okay. तो हम लोग हफ्ता में 2 क्लास करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की, मतलब 2 क्लास जीके करंट अफेयर्स की करेंगे. एक ट्यूसडे को होगा 7 बजे और एक वेंसडे को होगा 7 बजे. तो जो ट्यूसडे को क्लास होगी वो स्टैटिक जीके की है, तो हम लोगों ने कल कंडक्ट किया था, देख सकते हो लाइव सेक्शन में जाके. और वेंसडे को हम लोग करंट अफेयर्स कराएंगे, जो कि आज कराऊंगा. ठीक है. सो यस्टरडे, दैट वाज ट्यूसडे, वी हैड कंडक्टेड अ static GK session. So please watch it. It is available on the live section of our YouTube channel. Sorry. And on Wednesday 7 p.m. we are having current affairs. So today we are discussing the June part 1 current affairs. So let us begin. Let us begin with the class. So what I'll discuss is I will keep on asking the question and you have to answer it if you know it. And with the help of that, I will, if you do not know it, I will answer you. Okay. तो मैं इस तरह करूंगा कि मैं आपको सवाल दूंगा, आपको आंसर करना है. अगर आपको आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा. सो लेट अस बिगिन विद दिस. नोवाक जोकोविक, आपने इनका नाम सुना होगा, वेरी फेमस लॉन टेनिस प्लेयर है ना. ही हैज वन 100th सिंगल टाइटल एट विच टूर्नामेंट रिसेंटली. कौन से टूर्नामेंट में उन्होंने, नोवाक जोकोविक बहुत फेमस लॉन टेनिस का प्लेयर है ना. लॉन टेनिस का नाम सुना होगा आपने. इंडिया में टेनिस उतना फेमस नहीं होता है, बट इंटरनेशनल लेवल पर काफी खेला जाता है और देखा जाता भी है. तो आपको ये बताना है कि कौन सा इवेंट था, ये कौन सा टाइटल था, ये टूर्नामेंट था जिसमें उन्होंने 100th करियर का 100th टाइटल जीता, सिंगल टाइटल. द राइट आंसर इज एक्चुअली, व्हाट इज द आंसर? बी, जेनेवा ओपन में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जगह. ठीक है, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. अगर किसी को पता है तो आंसर, if you know the answer, please write the answer. I will be very happy to know, है ना. So Novak Djokovic clinches his 100th career single title at Geneva Open. आप देख सकते हो, he is Novak Djokovic. So you should know it by defeating Hubert Hurkacz. तो जिनको हराया उसका नाम याद रखना जरूरी नहीं, पर इनका पता होना चाहिए कि इन्होंने 100वां टाइटल जीता जेनेवा ओपन में. ठीक है, so आपको पता होना चाहिए. Let's move on, है ना. 100 सिंगल टाइटल ये. एंड इनके अलावा 2 और लोग हैं, जैसे जिनी कॉर्नर है, has won 109 टाइटल एंड रॉजर फेडरर has won 103 टाइटल, है ना. ठीक है, तो इनके बाद he has become I think the third one to have 100 सिंगल टाइटल. तो तीसरे आदमी बने ना. जिमी कॉर्नर को 109 मिल चुका ऑलरेडी और रॉजर फेडरर को 103 बार जीत चुके हैं. इनके बाद ये तीसरे बने. So that is what you should know. Okay, let's move on to the next one. What is the name of the first FM radio station operated by Indian Army in Uttarakhand? So Indian Army ने एक FM रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है उत्तराखंड में, उसका नाम बताना है. तो आजकल बहुत ज्यादा, मतलब जनरेशन डज नॉट नो मच अबाउट रेडियो, लेकिन आई होप थोड़ा बहुत आप जानते होंगे रेडियो के बारे में. जो ऑडियो के थ्रू न्यूज या मैसेज स्प्रेड किया जाता है ना, उसमें वीडियो नहीं होता है जनरली. रेडियो का ये मतलब होता है. और एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है. पहले क्या होता था, 2 तरह का रेडियो आता था, एक एएम रेडियो होता था, एक एफएम रेडियो होता था. बट अब मेरे ख्याल से एएम बहुत कम चलता है, एफएम ही बाकी है. सो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव बोथ एएम एंड एफएम रेडियो, बट नाउ आई थिंक एएम रेडियो इज वेरी लेस. एफएम रेडियो इज स्टिल देयर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पांचुल पल्स. ठीक है, सो दिस आर रेडियो, है ना, एफएम रेडियो नेम्ड पांचुल पल्स, inaugurated in पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट अंडर ऑपरेशन सद्भावना. ये याद रखिएगा. So, ये आर्मी का इनिशिएटिव है ना, है ना, टू गेन ट्रस्ट अमंग कॉमन पीपल, है ना. कॉमन पीपल में गुडविल, ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, है ना. सो मतलब आम के लिए, है ना. 88.4 एफएम पे आपको देखने को मिले एट दिस फ्रीक्वेंसी. सो राइट आंसर इज सी, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड भारत फोरकास्ट सिस्टम. So this will be helpful in better weather forecasting.
देखो होगा क्या इस टेक्नोलॉजी की मदद से, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और अच्छी तरीके से होगा। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है वेदर के बारे में, मतलब कि मौसम की जानकारी पहले पता करना, उसको फोरकास्टिंग कहते हैं ना। तो इस टेक्नोलॉजी के बाद और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो किसने डेवलप किया है? सो द आंसर इज, व्हाट इज आंसर? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पांस, अगर कोई बता देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने डेवलप किया है। सो दे हैव डेवलप्ड इट। लेकिन किसके लिए डेवलप किया गया है? तो आंसर वुड बी डी। सो इट हैज बीन developed by Indian Institute of Tropical Meteorology. So once they have developed it, it will be used by IMD Delhi, Indian Meteorological Department. So this department is for weather forecasting. The job of this department is to do weather forecasting. ठीक है। तो ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है इन लोगों ने IITM पुणे ने डेवलप किया है, और ये डेवलप होने के बाद यूज्ड बाय, अगर लिखा जाए, और है ना, देन डी आंसर हो गया। यहाँ पे डेवलप्ड बाय पूछा है किसने डेवलप किया, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आईएमडी जो है वो इट इज फॉर मॉनसून प्रिडिक्शन, है ना, मॉनसून या साइक्लोन प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग एटसेट्रा, उनका काम होता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, है ना, इट इज एन इंडियन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में, हेडक्वार्टर इन दिल्ली। ओके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, देखो फोरकास्टिंग, नेमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग ट्रैफिक, अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो उसको से बताना एटसेट्रा, दैट इज द जॉब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग whose foundation stone was laid down by Home Minister Mr. Amit Shah at the National Cancer Institute, Nagpur? बिल्डिंग का नाम बताना है जिसका फाउंडेशन होम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली रखा था इंस्टीट्यूट नागपुर में। What is the right answer? The right answer is स्वास्थ्य निवास। So B is the right answer. Okay, ये स्वास्थ्य निवास है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। The next is, where is the University of Liverpool opening its first Indian campus? Liverpool, University of Liverpool इंग्लैंड का है ना, लिवरपूल आपने नाम सुना होगा। सो ये लोग अपना एक कैंपस इंडिया में भी ओपन करने जा रहे हैं। कहाँ? दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में या हैदराबाद में, ये आपको बताना है। You have to tell me this. So the right answer is, अगर आपको पता है प्लीज आंसर इट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैंगलोर में, है ना। सो बैंगलोर कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल टू स्टार्ट ऑपरेशन 2026। ठीक है, सितंबर 2026 में, दैट इज नेक्स्ट ईयर सितंबर दे विल स्टार्ट द ऑपरेशन आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया सी, बैंगलोर, है ना। सो यू कैन सी हियर इज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर आल्सो, मिस्टर के सिद्धरामैया is also present in that. Okay, let's move on to the next one. Who is the newly elected president of Romania? रोमानिया एक कंट्री है यूरोप में, उनके नए राष्ट्रपति का नाम बताना है। So recently a new president has been elected. You have to tell his name. बताइए, अगर आपको आता है तो आप ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। The right answer is, I think, C. C is the right answer. Nikosar Dan is the right answer to this question, है ना। तो यहाँ पर इंडिया है ना, आप देख सकते हो मैप में, दिस इज यूरोप, इसको हम लोग यूरोप कहते हैं, राइट। और ये जो है ना, इसको रोमानिया, रोमानिया कैपिटल है बुचारेस्ट, इज इट्स कैपिटल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाउ मच इन्वेस्टमेंट वाज प्रपोज्ड ड्यूरिंग राइजिंग नॉर्थ ईस्टर्न इन्वेस्टर समिट? तो एक्चुअली दिल्ली में एक समिट हुआ था, where Prime Minister Modi was also invited as a chief guest. Rising North East Investor Summit. देखो इंडिया, ये वाला हिस्सा है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, आपको पता होगा, है ना। सो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में एक्चुअली आइडिया ये है कि नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना है ना।
So the government has decided to allocate a particular amount of money to promote Northeast. जो कि नॉर्थ ईस्ट समिट मतलब एक तरह से एक प्रोग्राम हुआ था, एक इवेंट हुआ था जहां पर है ना, सो इन्वेस्टर्स आए थे। इन्वेस्टर समझते हो ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड ऑल जो इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, या है ना। तो आपको ये बताना है कितना का टारगेट रखा गया, इन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना अमाउंट रखा गया है रफली, मतलब इन्वेस्टर्स के द्वारा कि इतना अमाउंट जो है नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेसेस में या जो भी फॉर्म्स व्हाट एवर इट इज, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी 4 लाख करोड़ का टारगेट है, ठीक है। ओवर 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, है ना, कंक्लूड्स, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है ना, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री का नाम है, डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डोनर मिनिस्ट्री, एंड उसके मिनिस्टर कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ डोनर, सो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। Let's move on to the next one. In which country did President Nicolas Maduro's party win 23 out of 24 governors position in an election? Colombia, Brazil, Venezuela, Argentina. So कहाँ की प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 24 में से 23 जगह मतलब इलेक्शन जीत लिया है, गवर्नर्स पोजीशन, मतलब एक तरह से स्टेट लेवल का इलेक्शन टाइप समथिंग समझ लो। सो निकोलस मदुरो is the president of Venezuela. C is the right answer, है ना, wins landslide, है ना, victory. So that is what you should know. और ये third term में he is serving as third term as the president of Venezuela. तो ये तीसरी बार वेनेजुला के प्रेसिडेंट है ना, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। So here is Venezuela, और वेनेजुला की राजधानी है कैराकस, यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। और वेनेजुला लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, यहाँ क्या होता है पता है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वर्ल्ड में वेनेजुला में, ठीक है, ये याद रखिएगा, जस्ट हैव एन आइडिया। Which of the following rail corporation is being merged with Indian Railway? साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। किसको फाइनली ऑफिशियली इंडियन रेलवे में मर्ज किया जा रहा है? एक सेपरेट रेलवे कॉर्पोरेशन था लेकिन उसको अब मर्ज कर दिया जा रहा है। व्हाट इज द आंसर? कोंकण रेलवे। अगर आपको इफ यू गेट अ चांस टू गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा तो आपको मिलेगा। अगर आप मुंबई से गोवा जाओगे ना ट्रेन से तो ये आपको यहाँ पर कोंकण रेलवे का नजारा मिलेगा ना। सो कोंकण रेलवे को इंडियन रेलवे से मर्ज कर दिया गया ना। तो कोंकण रेलवे 1990 में स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश किया गया था, उसको मर्ज कर दिया। यहाँ पर है ना, इस रीजन में कोंकण रेलवे मिलेगा, कोंकण कोस्ट में, ठीक है। मतलब काफी ब्यूटीफुल जर्नी होता है, बहुत अच्छा होता है इस रीजन में जाना बिकॉज ऑफ द साइट्स एंड सीनरी। Yes, Ananya Farana, you are right. C is the right answer to this question. The next is the gene editing tool used by Scoust. Scoust जो है ना, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को Scoust लिख रहे हैं। So, इन लोगों ने फर्स्ट जीन एडिटेड शीप बनाया है। जीन को एडिट करके शीप मतलब ऑफ कोर्स आई मीन gene editing के through they have done gene editing on the embryo or the DNA and of the embryo and then a sheep has been born by that technology with the help of that technology. तो जो जीन एडिटिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका नाम क्या है? मतलब एक्चुअली बाकी ZFN टैलेंट वगैरह यूज किया था बट which one is the most prominent one that has been used by them? इन लोगों ने यूज किया है, बहुत फेमस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और अक्सर ये न्यूज अखबार में आता है इसका नाम। तो कैसे समझा? सिंपल लैंग्वेज, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, इसको डीएनए कहते हैं, है ना। डीएनए एक खास कोडिफाइड पोर्शन जो होता है उसको जीन कहते हैं ना, जिससे आपको आपका मतलब इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, राइट, है ना, कि नाक कैसा होगा, आंख कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। उस जीन को आप ना एम्ब्रियोनिक स्टेज से पहले एडिट कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो गई कि चाइल्ड बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन एडिट किया जा सकता है। वो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है। सी इज द राइट आंसर। ये बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर एडोडोनाको फॉर दिस क्रिस्पर कैस9।
ओके, इसको जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। जेनेटिक सीजर क्यों? यानी मान लो ये डीएनए है, आपको बीच वाला हिस्सा मान लो लेट्स से आपको जो है कोई एक खास पर्टिकुलर चीज हटाना, कोई और डीएनए, तो ये वाला काट दिया आपने और यहाँ पे कोई और डीएनए लाके अटैच कर दिया, ये वाला जीन हट करके। तो सीजर का काम क्या है ना, काट के हटा के दूसरा ले आना, तो जीन एडिटिंग ही ना हुआ। एडिट मतलब क्या होता है? कोई चीज काट के हटा के दूसरा जोड़ दो, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो दैट इज बीइंग डन एज पर Cas9. And a Kashmir University researcher produced India's first gene-edited sheep birth of a new era. तो ये है gene-edited sheep, gene-edited sheep, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। Let's move on to the next one. Cristiano Ronaldo recently became the first player to score how many club goals? अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से कंट्री से आते हैं? क्लब गोल समझो, जो क्लब में क्लब मैच होता है ना, उसमें कितना गोल है? इंटरनेशनल जो क्लब के मैचेस होते हैं ना फुटबॉल्स के, उनकी बात कर रहे हैं, तो कितना गोल्स उन्होंने मार दिया अभी तक? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल से है ना, आपने नाम सुना होगा, वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर, इनका नाम सब होंगे, आई एम श्योर सुना तो सब। इवन अगर आप फुटबॉल के बारे में कम जानते हैं तो भी आपको पता होगा। इवन इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट फुटबॉल, at least you must have heard about Cristiano Ronaldo, है ना। So he's having option B है, 800 club goals total, ठीक है। So B is the right answer. Okay, let's move on to the next one. International Day of UN Peacekeepers. तो UN Peacekeepers इनको कहते हैं, इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, ब्लू हेलमेट्स। So इसमें होता क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी और मिलिट्री इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इनफैक्ट इंडिया भी कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया के भी पुलिस और आर्मी के पर्सनल इसमें जाते हैं और ये दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाके सर्विस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीस कीपिंग इंश्योर करने के लिए, जैसे सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, साउथ सूडान में, तो वहां जाते हैं यूएन पीस कीपर्स और वहां जाकर के कोशिश करते हैं कि जो क्राइम है, ये वायलेंस या सिविल वॉर चल रहा है, उसको रिड्यूस करें। सो यूनाइटेड नेशन भेजती है, बट इसमें पूलिंग होता है ऑफ कोर्स, जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, ठीक है। और फिर वे ब्लू हेलमेट्स इनको कहते हैं, और ये फिर जाकर के जहाँ जहाँ पीस कीपिंग की जरूरत है वहां जाते हैं और इंश्योर करते हैं कि वायलेंस या क्राइम नहीं हो या सिविल वॉर नहीं हो। सो यूएन पीस कीपर्स डे इज ऑन 29 मई, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ब्लू हेलमेट पहनते हैं इसलिए इन लोगों को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नोइंग अबाउट। द नेक्स्ट वन इज मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 कार रेस किसने जीता? ये फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री, ये सब लिखा रहे, समझ लो कार रेस की बात हो रही है। 2025 मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस, ये आई एम श्योर आप लोगों ने एटलीस्ट चाइल्डहुड में तो देखा होगा ये सब कार रेस, फॉर्मूला 1, इवन फॉर्मूला 2 है, ठीक है। सो किसने जीता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंडो नॉरिस, ठीक है, ये इन्होंने जीता है, लैंडो नॉरिस ने। और अब देख सकते हो मोनाको ग्रैंड प्री, बहुत सारे कार रेस होते हैं, सब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट जस्ट हैव एन आइडिया। The next is, what is DG PIN initiative primarily aimed at? Banking sector reforms, digital address system, smart city planning, cyber security in India. What is the right answer to this question? DG PIN initiative क्या चीज के लिए एम करता है? Right answer is digital geo-coded address system to modernize India's postal and address framework. ठीक है, जैसे आप ऐसे सोचना, द राइट आंसर इज बी, बताता हूँ। पहले इसको तोड़ दो बीच से, सो डीजी मतलब डिजिटल से रिलेटेड कुछ होगा और प्लस पिन, डिजिटल, ठीक है। पिन ऐसे जैसे जैसे आपको आपने सुना होगा जब पिन कोड मांगा जाता है, खास करके ये पोस्ट से रिलेटेड होता है कि नहीं? जब आपको पोस्ट भेजना होता है तो लोग बोलते हैं ना कि आप पिन कोड भरो, जैसे अगर आपने ई कॉमर्स साइट से, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं से भी आप कुछ सामान मंगवाते हो तो उसे पिन कोड भरना होता है, बिकॉज उसका रिलेशन एड्रेस से होता है ना, पोस्टल एड्रेस से। तो डीजी पिन मतलब डिजिटल पिन कोड टाइप समथिंग, ऐसे याद रखने में आसानी होगी, है ना। तो ये जो है इंडिया पोस्ट का इनिशिएटिव है ना, जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना। इससे इनको हेल्पफुल ये होगा
कि जो है मतलब इट विल बी इजी, पोस्टल सिस्टम को और आसान बना दिया जाएगा, है ना, ताकि राइट एड्रेस तक आसानी से पहुंच सके। The next one is which of the following states accounted for highest FDI inflows in fiscal year 2024-25? यानी लास्ट फिस्कल ईयर, FY मतलब फिस्कल ईयर 2024-25, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, इसको फिस्कल ईयर कहते हैं ना, इसको ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, ठीक है। सो पिछले फिस्कल ईयर में सबसे ज्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो विदेश से लोग निवेश करते हैं भारत में, वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आया, है ना, फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड एज एफडीआई। मतलब जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एक्सेट्रा, है ना, या अपनी कंपनी का ब्रांच खोलते हैं, लाइक दैट। तो सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से स्टेट में आया, रिसीव हुआ, व्हिच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज, बताइए प्लीज आंसर इट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। The right answer is option C. Maharashtra is the right answer to this question. Maharashtra attract highest share of FDI, 39% of total equity flows, है ना, आप देख सकते हो महाराष्ट्र का हाईएस्ट आया है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। और कहां से आया है? सो सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया 30%। सो वी आर गेटिंग मैक्सिमम हाईएस्ट FDI from Singapore, and which state is the largest receiver? So Maharashtra, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। C is the right answer. Let's move on to the next one. The next question is what is the name of India's indigenous मतलब क्या होता है? देसी बना हुआ, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। कहने का मतलब है कि वी हैव नॉट इंपोर्टेड, वी हैव मेड इन आवर ओन कंट्री। 2 सीटर, जिसमें 2 सीट लगाओ, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ऐसी हवाई जहाज जो ट्रेन मतलब जो पायलट को ट्रेन करने के लिए होती है ना, ये फुल साइज की एयरक्राफ्ट नहीं है, बट 2 लोग को बैठ के लर्न करने के लिए। तेजस ई, गरुदा ई, हांसा, वायु। व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is, please tell me. E Hansa, C is the right answer to this. ठीक है, it is an electric aircraft developed by CSIR NAL and the Hansa program, है ना। ये E Hansa 2 करोड़ रुपए का, रुपीस 2 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट है, और इसको बनाया है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया की बॉडी है, ठीक है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बैंगलोर में बनाया गया इसको, ठीक है, उसी की लैबोरेटरी है, CSIR की लैबोरेटरी, उन्होंने बनाया है। मतलब ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, और ये वर्थ अराउंड 2 करोड़ रुपीस का। The next is where is India's first private helicopter final assembly line being established? ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है, आई थिंक H125 करके इसका नाम है, इसको इंडिया में बनाया जा रहा है ना। कहां पर? आदिलाबाद, गुलबर्ग, पुणे, कोलार। राइट आंसर बताइए। एयरबस जो है ना वो यूरोप की, फ्रेंच कह सकते हो, फ्रांस और नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंच एयरलाइन मैन्युफैक्चर कंपनी है, या एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कह लो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मतलब ये एरोप्लेन, फ्रेंच एविएशन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। हाँ, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर बनाती है, जैसे एक बोइंग है अमेरिका की, है ना, बहुत फेमस है, जो हवाई जहाज बनाती है। सिमिलरली एक एयर बस है, वो भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज डी, ठीक है। सो टाटा के साथ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एयरबस ने कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, कि कोलार कर्नाटका में H125 हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। सो एयरबस जो है वो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, यूरोप की कंपनी कह सकते हो। सो डी इज द राइट आंसर, कोलार कर्नाटका में जगह है, ठीक है। तो ये H125 हेलीकॉप्टर। So let's move on further. Hana. The oldest whale bone tools recently dated were found in which region? Arctic, Bay of Bengal, Bay of Biscay, South Pacific. What is the right answer?
The right answer is option C, Bay of Biscay. C is the right answer to this question. And a scientist dates the oldest known tools made from whale bones to 20,000 years old. ये 20,000 पुराना ये जो टूल्स वगैरह पाया गया वेल की हड्डी से बनाया गया है, ये टूल्स है. ओके, वेल है ना, वेल यू अंडरस्टैंड, एंड द लार्जेस्ट मैमल एटसेट्रा ना. वेल जो होता है फिश नहीं होता है ना, लार्जेस्ट मैमल होता है, ये सब पता होगा, आपने सुना होगा. तो इनके हड्डी से टूल्स बनाया गया था 20,000 साल पहले. वो मिला है, कहाँ मिला है? बे ऑफ बिस्के में, स्पेन फ्रांस के पास. बे ऑफ बिस्के कहाँ है? देखो, ये इंडिया है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है. तो ये वाला जो वाटर बॉडी इन इस रीजन को बे ऑफ बिस्के कहलाता है. इसी पानी में कहीं पर यहाँ पर मिला, 20,000 साल पुराना. Okay, that is what you should know. Let's move on to the next one. What is the aim of CUET Rangpo Rail project? So इसका क्या मकसद है इस रेल प्रोजेक्ट का? What is the answer? If you know it, please tell me. जो दार्जिलिंग वगैरह गया होगा उनको पता होगा आंसर. दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक जगह, इट्स टूरिस्ट प्लेस. तो वहां जाने के लिए आपको अगर रेलवे लाइन से जाना है तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से जाना होगा. राइट, राइट आंसर इज बी. सिक्किम को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए, देखो मैं बताता हूँ. देखो यहाँ पर देखो ये वाला देख रहे हो, यहाँ पर इंडिया का ये वाला हिस्सा. तो मैं आपको और जूम करता हूँ. तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कहीं किसी और जगह से, और मान लो बिहार से आप यहाँ से ट्रेन से आ रहे हो, तो यहाँ पे एक स्टेशन है, इसको कहते हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन. तो अगर आपको दार्जिलिंग जाना है, दिस इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट. सो यू हैव टू लीव योर ट्रेन हियर न्यू जलपाईगुड़ी, फिर यहाँ से 70 किलोमीटर है. ठीक है. तो अब ट्रेन जो है ना ऐसे जाती है, यहाँ से ऐसे होकर के यहाँ चली जाती है आसाम की तरफ, जैसे गुवाहाटी जाती है इधर. बट सिक्किम की तरफ ट्रेन नहीं जाती. अब क्या है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो रहा है. ओके, सो न्यू जलपाईगुड़ी से वो कनेक्ट करेंगे सिक्किम की तरफ. ओके, इसी का ट्रेन का नाम है ना, सिवोक रांगपो. ठीक है ना, न्यू जलपाईगुड़ी से दे विल कनेक्ट विद है ना द सिक्किम एटसेट्रा. दैट्स व्हाट द आइडिया इज, है ना. तो ये 2027 तक बन के तैयार हो जाएगा. डिसाइड. लेट्स मूव ऑन. नेम द फॉर्मर टेनिस प्लेयर who has been awarded Prince of Austria for sports prize. किसको मिला ये अवार्ड? और ये अवार्ड स्पेन के द्वारा दिया जाता है ना. बताइए. सेरेना विलियम्स, वेनस विलियम्स, मारिया शरापोवा, मार्टिना हिंगिस. What is the right answer? The answer is Serena Williams. A is the right answer to this question. है ना. Prince of Austria for sports. नाम देख सकते हो. Yes, the right answer is A. The next is, which of the following immune cells were found to play a dominant role in malaria immunity? इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? इम्यूनिटी होता है जैसे अगर कि बॉडी का रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ इनकमिंग डिजीज और अ पैथोजन और अ वायरस और अ बैक्टीरिया एक्सेट्रा. मान लो एक आदमी है, इसको ऊपर कोई अटैक हुआ कोई बीमारी का, तो इसकी बॉडी फाइट बैक करती है. इसी को इम्यूनिटी कहते हैं, है ना. हर बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. ओके, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ, कोई बैक्टीरिया, व्हाटएवर इट इज, वायरस अटैक करेगा बॉडी पे, कोई पैथोजन इसको कहेंगे, डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस. तो बॉडी अंदर से कुछ सेल्स जनरेट करती है, एंटीबॉडी जनरेट करती है उसको फाइट करने के लिए. तो मलेरिया में जब क्या होता है, कौन सा सेल जनरेट करती है? TR1 सेल. ये अभी रिसेंटली न्यूज में था. ठीक है. सो ये इम्यून सेल है, यानी कि जो सामने वाला अटैक करेगा, यानी मलेरिया जब अटैक करेगा तो फाइट बैक करेगा, बॉडी में TR1 सेल जनरेट होगा और उससे फाइट करेगा. ठीक है. सो सी इज राइट आंसर. ओके, क्या आपको पता होना चाहिए, जस्ट हैव एन आइडिया, न्यूज़ में था, मैंने बता दिया. द नेक्स्ट इज इंडिगो एयरलाइंस. आपने नाम सुना होगा, ये काफी मशहूर इंडिया की कंपनी है, इंडिगो एयरलाइंस. इनके नए चेयरमैन का नाम बताना है.
What is the right answer? Chairman of Indigo. The right answer is option C, विक्रम सिंह मेहता. ठीक है, नाइस चेयरमैन बने. इनसे पहले जो थे वेंकट रमानी सुमंत्रन थे. नाउ दिस इज द न्यू वन. ठीक है. Let's move on to the next one. What makes DU in India notable in the context of renewable energy? DU जो आपको पता होगा, ये इट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी है ना. दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है. उसका एक हिस्सा है दीव आइलैंड है एक्चुअली, है ना. गुजरात के साउथ टिप पे दिखेगा आपको. ये यूनियन टेरिटरी का पार्ट है. ये क्यों न्यूज में था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा देना इसको. व्हाइट वॉज इन द न्यूज, बताइए. The right answer is B. First district with 100% solar power usage. Okay. मतलब ये है कि जितनी भी बिजली की जरूरत होगी, तो यहाँ पे गुजरात के, ये गुजरात से, ठीक है, इसके सदर्न टिप पर डीयू आइलैंड है. सो बेसिकली है पावर स्टेशन है कि जितना भी वहां बिजली की जरूरत है सब सोलर से यूज हो रहा है. एंड ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू सोलर पावर. बहुत अच्छा आइडिया है ना, बिकॉज सोलर एनर्जी इज renewable energy. So that is the idea. The next one is, which of the following companies were granted Mini Ratna category 1 status? तो क्या एक्चुअली क्या था, एक कॉन्सेप्ट था पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना. इसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो और रेस्ट प्राइवेट फर्म के पास हो, है ना. यानी हाफ, एटलीस्ट हाफ जो होता है, या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए, तो पीएसयूज कहलाती है, और रेस्ट जो होता है वो प्राइवेट शेयर होता है. सो इस पीएसयूज को 3 हिस्सों में, है ना, दे आर गिवन 3 टाइप्स ऑफ स्टेटस. एक को कहते हैं मिनी रत्ना स्टेटस, एक नवरत्ना स्टेटस, एक को कहते हैं महारत्ना स्टेटस. ठीक है. तो इनको कौन सा स्टेटस दिया गया? द राइट आंसर इज बी. एवीएनएल, एमआईएल और आईओएल को बी इज द राइट आंसर, है ना. तो ये 3 है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड. इन तीनों को मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया. अब इनका डेफिनेशन क्या होता है, व्हिच वन इज विल बी कंसीडर्ड एज मिनी रत्ना, व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज नवरत्ना एंड महारत्ना. इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इतना आपको डिटेल में नहीं जाना. इसके खास स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है कि अगर ये कंपनी के पास इतना सेल है, इतना प्रॉफिट है, इतना, तो अब जाके उसको मिनी कहा जाएगा. ठीक है. सो लाइक दैट, लेकिन आपको इतना डिटेल जानने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है. ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो आर्टिकल. सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वही, या पीएससी या पीएसयू एक ही चीज होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट डज सीपा स्टैंड्स फॉर इन इंडिया चिली एग्रीमेंट. एक्चुअली क्या है, इंडिया और चिली जो है वो अभी प्लान कर रहे हैं, मींस दे आर मूविंग टुवर्ड्स सीपा एग्रीमेंट. अभी साइन हुआ नहीं है, दे हैव नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, बट दे आर इन अ प्रोसेस साइनिंग इट. तो उसका फुल फॉर्म क्या है? The right answer is CEPA full form होता है Comprehensive Economic Partnership Agreement. So A is the right answer. So अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ट्रेड करना, ये बिजनेस करना चिली से बहुत आसान हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पर इंडिया है, ये है चिली. चिली फुल है बिकॉज यहाँ लिथियम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, इसीलिए इंडिया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. और लिथियम शायद आपको पता होगा, बैटरीज, आयन, लिथियम आयन बैटरीज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में यूज हो रहा है ना, लिथियम आयन बैटरीज. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ठीक है, so A is the right answer. The next is, what is the face value of the commemorative coin released in honor of Ahilya by Holkar? So PM मोदी ने एक कॉइन, कमेमोरेटिव कॉइन इशू किया है
अहिल्या बाई होलकर की याद में, है ना. सो इन हर मेमोरी. सो इट्स वैल्यू इज आई थिंक 300 रुपी. यस, सी इज द राइट आंसर, है ना. आप देख सकते हो ये. सो सी इज द राइट आंसर. शी इज रिलेटेड विद मराठा एम्पायर. थोड़ा सा आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना. ठीक है. Let's move on. Which of the following football clubs recently won UEFA Champions League? ये आई थिंक एक यूरोप में एक चैंपियंस लीग फुटबॉल लीग होता है. जैसे इंडिया में आईपीएल वगैरह होता है ना क्रिकेट में, सो सिमिलरली फुटबॉल में एक लीग होता है यूएफा चैंपियंस लीग. ठीक है. समथिंग लाइक आईपीएल इन इंडिया, बट आईपीएल क्रिकेट में होता है. ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है. तो जीता है इस टीम ने, पेरिस सेंट जर्मेन. ये टीम का नाम है पीएसजी, जिन्होंने ये लीग जीता है. जस्ट रिमेंबर इट. इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं. हाँ, एलॉन मस्क का एक मिशन है. एलॉन मस्क जो है वो प्लान करे. एलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा ना, जो टेस्ला मोटर्स के मालिक हैं. जैसे मतलब उनकी एक स्पेस की कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी, उनके मालिक हैं. तो इनका एक मिशन है 2026 में मार्स में मिशन भेजने का, स्टारशिप मिशन. तो वो क्यों 2026 ही में, क्यों उसका प्लान है, उनका प्लान है, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड इट? The main purpose behind it, option B, favorable alignment of Earth and Mars. एक्चुअली क्या था, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जहां पर मार्स और अर्थ बहुत क्लोज आ जाए. तो 2026 में टाइम पर मार्स और अर्थ बहुत क्लोज आ जाएगा. ऑफ कोर्स आपको पता होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो दोनों अलग तरीके से मूव करता है. कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों करीब आ जाएगा. सो उस टाइम पर मार्स में मिशन भेजना आसान होगा, बिकॉज़ ऑफ कोर्स बहुत लेस फ्यूल यूज होगा ना अगर क्लोज रहेगा तो. दैट इज सो बी इज द राइट आंसर. यस, अनन्या फराना, यू आर राइट, है ना. मार्स अर्थ ट्रांसफर विंडो जो है, इसकी वजह से मतलब बहुत लेस टाइम लगेगा, बिकॉज़ इट विल बोथ विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो कि बहुत दिन बाद, कई दिन में आता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दे आर सेंडिंग द मार्स मिशन ऑन दैट डे. और मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहते हैं. क्यों रेड प्लैनेट कहते हैं, कोई बता सकता है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं. Why is Mars called as red planet? Because of presence of which compound? मार्स जो है वो लाल दिखता है ना, इसलिए रेड प्लैनेट कहते हैं. क्यों वो रेड दिखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बता सकते हो? मार्स रेड दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. रेडिश ब्राउन टाइप का ना. ये वही आयरन ऑक्साइड, जैसे जंग जो लगता है ना, रस्ट, वो भी आयरन ऑक्साइड ही होता है. जैसे लोहा में जब जंग लग जाता है, when the iron is actually gets rusted, so we'll see brown reddish type. हाँ, रेड सॉइल में भी आयरन ऑक्साइड होता है. यस, जो रेड सॉइल होता है जो अर्थ पे पाया जाता है, खासकर झारखंड वगैरह रीजन में आपको रेड सॉइल मिलेगा, उसमें भी यही आयरन ऑक्साइड होता है. तो जैसे जंग लग जाता है लोहे में, तो ब्राउनिश रेड हो जाता है, उसमें भी आयरन ऑक्साइड होता है. रेड प्लैनेट जो मार्स है, उसके भी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड है. और रेड सॉइल जो होता है, जो आपको आपको इंडिया में मिलेगा झारखंड के आसपास, एंड आई थिंक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आल्सो सम पार्ट्स, है ना. तो उसका भी जो रीजन है वो यही आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस. कभी एग्जाम में पूछ देंगे कौन सा एलिमेंट की वजह से, है ना. these types of questions are asked. So this is all about today's class. Now I'll be meeting you next Tuesday 7 p.m. Thank you everyone. Please subscribe to the channel. सबको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. Thanks for watching. Have a nice